अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं गूंज। बात जहां शुरू हुई थी सच और झूठ से, वो होती होती पहुंची आईनी, गैर आईनी, पार्लिमानी, गैर पार्लिमानी, कानूनी, गैर कानूनी, गैर इखलाकी, इखलाकी, अब गैर इंसानी और इंसानी मामलात पर बात हो रही है। ये जो 3 इस वक्त तक ऑडियो लीक्स आ चुकी हैं, आई डोंट इवन वांट टू कमेंट ऑन देम। जो भी बना रहा है और जो भी इनको निकाल रहा है और जो भी इनको फॉरवर्ड कर रहा है, वो मेहरबानी करके ना करे। इट्स नॉट इन गुड टेस्ट एट ऑल। अब इस पर एक बहस शुरू हो गई है। अब इसमें पीटीआई के जो यूथ विंग है, ऑफ कोर्स वो बहुत एक्टिव हो गया है, लेकिन किसी की भी पर्सनल लाइफ को इस तरह डिस्कस करना या इस तरह सर्कुलेट करना, आई डोंट थिंक इंसानी, या मतलब मेरा नहीं ख्याल कि इंसानी फेल है। बट एनीवेज, हम बात करें, ये 2 असेंबलियां तहलील होने जा रही हैं, एक खैबर पख्तूनख्वा और एक पंजाब। जुम्मे का दिन है, मुकर्रर कर दिया है। पंजाब में तो इतनी तगदो हो रही है कि अदम एतमाद का वोट भी लें, एतमाद का वोट भी लें सीएम। और राना सनाउल्लाह साहब भी कह रहे हैं कि ही विल सीज टू बी सीएम, यानी कि परवेज इलाही साहब, अनलेस 4 बजे कल ये वोट नहीं लेते, और वो नहीं लेंगे। सिप्तान खान साहब कह चुके हैं ये सेशन ऑलरेडी समन सेशन है, इसमें एक और सेशन को समन नहीं किया जा सकता, जो गवर्नर साहब ने कल किया है। अब इन तमाम मामलात में 5 केसेस हैं जी। बहुत सारे इमरान खान साहब के ऊपर, आज एक में उनके वकील को वक्त दे दिया गया है। मोहसिन शाहनवाज रांझा साहब बहुत जज्बाती हो रहे हैं। सुनिए, सियासत जिस पस्ती पे जा चुकी है, वहां से वापसी का रास्ता कैसे हम अबूर करेंगे, वापस आ भी पाएंगे, कभी संजीदा गुफ्तगू भी होगी, कभी इस मुल्क के बारे में, इनके असल मसाइल के बारे में बात हो सकेगी। अवाम को रोटी मुहैया नहीं है, पैसे हैं नहीं, अब बिजली है नहीं, गैस है नहीं। लेकिन चलिए आज हम बात कर लेते हैं वही असेंबली तहलील हो रही है कि नहीं हो रही। सीटीडी के ऑफिस को जिस तरह से यरकमाल बनाया गया कल रात बन्नू में, उसके बाद से जो ऑपरेशन हो रहा है, और तमाम खैबर पख्तूनख्वा की जो असेंबली ज़मान पाक लाहौर में मौजूद है, मेरा ख्याल सिर्फ बैरिस्टर सैफ साहब रह गए खैबर पख्तूनख्वा में। खैर, बैरिस्टर सैफ साहब बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला हमारे लिए। आपसे पहला सवाल यही कर लेती हूँ सर, ये जो कार्रवाई हो रही है, इसमें ये किसका दायरा कार है? मतलब आपको लगता है ये फेडरल हुकूमत को करना चाहिए था? बिल्कुल करना चाहिए था, लेकिन आपकी इस वक्त जो सूबाई असेंबली है, वो इससे कितनी गैर वाकिफ है और दूर भी है? देखें, जहां तक सूबाई असेंबली का ताल्लुक है, तो नेचुरली लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को मेंटेन करना, उसका जिम्मेदारी जो है, ये तो सूबाई असेंबली की तो नहीं बनती, ज़ाहिर है गवर्नमेंट की बनती है। और गवर्नमेंट में भी एग्जीक्यूटिव अथॉरिटीज जो हैं, वो जो सूबाई जिली एडमिनिस्ट्रेशन और लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज हैं, उन्हीं का काम होता है। और चूंकि ये एक हाई प्रोफाइल टेररिस्ट वाकया था, तो उसमें ये एक नेचुरल सी बात है कि फौज जो है वो उसमें इन्वॉल्व होती है, और पाक फौज ने ये सारा ऑपरेशन जो है वो किया और इसको कंडक्ट भी किया। तो हुकूमत का जहाँ तक ताल्लुक है, सूबाई हुकूमत का, हमारी पुलिस और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी सब इन्वॉल्व थी, लेकिन जो है उसकी कमांड जो है वो आर्मी के हाथ में थी, और वो ऑलमोस्ट हो चुका है। अब मॉपिंग अब चल रही है, अभी देखें जो भी नतीजे होंगे वो सामने आ जाएंगे। जहां तक अब ये पॉलिटिकल सिचुएशन का ताल्लुक है, तो वो जी प्लीज आप बताएं। ठीक है, आते पॉलिटिकल सिचुएशन पर आते, जरा पहले इस पर आ जाए, क्योंकि वो जो मांग रहे हैं, वो सेफ एग्जिट मांग रहे हैं, सेफ पैसेज मांग रहे हैं टू अफगानिस्तान। तो इसमें ऐसा कोई मामला नजर तो नहीं आता। और अगर आप बात करें कि फौज ने आज इख्तियार लिया है या आज उन्होंने कार्रवाई की है, तो आपके तो एक साबिक कोर कमांडर, हाजिर कोर कमांडर भी वहीं पर हैं। क्या मामला तय हुए हैं इतने अरसे में? किस से बात हुई है? हाफिज गुल बहादुर का जो ग्रुप है वो इतना एक्टिव हो गया है, उससे कौन मुज़ाकरात कर रहा है, कर भी रहा है कि नहीं कर रहा है? 175 पुलिस एहलकार शहीद हो गए हैं। अब आप समझते हैं ये सब चीजें फेडरल हुकूमत की जिम्मेदारी है और आईएसपीआर और फौज करे? देखें, बात यह है कि जहां तक सिक्योरिटी का ताल्लुक है, सिक्योरिटी सूबे के अंदर खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत का ताल्लुक है, लेकिन ये जो वाकयात हो रहे हैं दहशतगर्दी के, ये प्रोविंस स्पेसिफिक इशू नहीं है, ये इंटरनेशनल इशू है। और उसकी बुनियादी वजह यह है कि अफगानिस्तान की सॉइल से टेररिस्ट ग्रुप्स ऑपरेट कर रहे हैं और वो पाकिस्तान में आ रहे हैं, और उस सेफ हेवन को इस्तेमाल करते हुए यहाँ कार्रवाइयाँ कर रहे हैं। इसका लिंकेज इंटरनेशनल है। और ये 2018 में जब पीटीआई की हुकूमत आई, तो उसके बाद ये वाकया नहीं शुरू हुए। ये तो 2001 से इस रीजन में ये इश्यूज चल रहे हैं और लड़ाइयाँ हो रही हैं। तो इंटरनेशनल डायमेंशंस के होते हुए ये यकीनन फेडरल गवर्नमेंट की मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है।
प्राइम जो रिस्पांस है वो उन्हीं की तरफ से आता है, क्योंकि अक्रॉस द बॉर्डर जब चीजें होती हैं तो उसको फिर फेडरल गवर्नमेंट ही मैनेज करती है और उसी की कैपेसिटी होती है ऐसे इश्यूज को हैंडल करने की। प्रोविंसेस जो हैं वो लॉ एंड ऑर्डर को मैनेज कर सकते हैं, जनरल क्राइम्स को मैनेज कर सकते हैं, लेकिन इंटरनेशनल डायमेंशन के क्रिमिनल ऑफेंसेस को और टेररिस्ट ऑफेंसेस का कैपेसिटी किसी भी प्रोविंस की नहीं होती। तो एक तो ये बात है। दूसरी बात ये है कि जहां तक हमारी अपनी जिम्मेदारी प्रोविंशियल उसका ताल्लुक है लॉ एनफोर्समेंट का, वो तो हम कर रहे हैं। आपने खुद ही कहा 175 के करीब पुलिस एहलकार शहीद हुए हैं, तो जाहिर है वो लाइन ऑफ ड्यूटी में ही शहीद हुए हैं, इन्हीं फराइज की अंजामदही में हुए हैं। और ये भी जरूर ध्यान में रखें कि यहाँ पे मुकाबला किसी आम क्रिमिनल ग्रोह से, किसी जुए के अड्डे चलाने वाले ग्रोह से नहीं है। ये एक इंटरनेशनली नोन रिकॉग्नाइज्ड टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, नेटवर्क है, जिसको यूनाइटेड नेशंस ने प्रोस्क्राइब किया हुआ है, पक्का कदम करार दिया हुआ है। इसकी बैनुल अक़वामी हैसियत है और इसके एक तारीखी तनाजुर है, तो यकीनन फिर हमें फेडरल गवर्नमेंट पे निसार करना लेकिन पड़ता है। ये तालिबान हुकूमत और जिनमें ये जम गए हैं तहरीक तालिबान पाकिस्तान भी, तो ये तो वो ग्रुप है ना जिसको इमरान खान साहब ने मनवाया भी है, और आप ही के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन जो कि वजीर आजम भी हैं साबिक, तो कहते रहे, वो तो पूरी दुनिया में ना सिर्फ ये कि हमें कह रहे थे कि माने, बल्कि पूरी दुनिया को बता रहे थे कि इनको माना जाए। तो अब ये मामला जो खड़े हो गए हैं, बेशक आप बिल्कुल ठीक फरमा रहे हैं, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने कुछ नहीं किया, वजीर दिफा को आज याद आ रहा है, वजीर दाखिला शायद सिर्फ रबर पैलेट्स ही जमा कर रहे थे इमरान खान साहब के लिए। लेकिन ये आप लोगों की जो सिक्योरिटी है और ये जो आप लोग भत्ते देते रहे अपने आप को सेव करने के लिए, ये भी इंटरनेशनल प्रॉब्लम है, या इसका आप लोगों ने कोई सूबाई हल ये निकाला है कि बता दे के बेशक बच जाए? जी सना, देखें, बात चीजें होती हैं जो जिसको कहते हैं ना वो महफिल की गप, और बात चीजें होती हैं हकायक पर मबनी। हमारे बारे में हमारी अपोजिशन जमातें ये प्रोपेगेंडा कर रही हैं कि खैबर पख्तूनख्वा में पीटीआई के लोग, ओहदेदार, सूबाई असम्बली के मेंबर, अनवुज़रा भत्ते दे रहे हैं। मैं तो इसको अक्सर डिनाई करूंगा, कोई ऐसा एविडेंस नहीं है, इल्जामात हैं। अब इल्जामात को सच साबित करके उन पर एनालिसिस और तजज़िये तो नहीं किए जा सकते, किसी ने नहीं दिए। और हमारा एक कॉल्स आई हैं, इसमें कोई शक नहीं है, कॉल करना किसी की भी आसान है आजकल, कोई भी फॉरन सिम लेके कॉल कर सकता है, किसी को भी कॉल्स आई हैं। लेकिन जितने भी वाकयात हुए हैं उसमें अगर रिपोर्ट हुए हैं और पुलिस ने और इदारों ने उनकी तफ्तीश की है, तो हमने उनको कैफर किरदार तक भी पहुंचाया है। और अगर कोई दब कर और डर कर पैसे दे रहा है, तो मतलब फिर उसके बारे में अब मैं तो उसको रोक नहीं सकता ना हुकूमत रोक सकती है। लेकिन अगर हुकूमत के नोटिस में आएगी बात, हुकूमत से वो मदद तलब करेगा कानूनी, तो उसको मदद दी भी जाएगी और उसकी हिफाजत भी की जाएगी। सर ये फरमा दीजिएगा कि इस वक्त कितने पुलिस एहलकार और कितने सिक्योरिटी अफसरान इस वक्त हैं ज़मान पाक में, आपके जो तमाम लोग वहाँ मौजूद हैं उनके साथ कितने सिक्योरिटी एहलकार साथ हैं उनके, आपके खैबर पख्तूनख्वा से? मेरी मालूमात के मुताबिक तो कोई भी नहीं है, लेकिन अगर कोई है भी तो वो फिर वजीर आला की सवाबदीद बनती है कि वो किसी को भी जो है वो सिक्योरिटी एहलकारों को कहीं भी डिप्यूट कर सकते हैं। और ये तो ओवरऑल चलता रहता है। सिंध पुलिस वाले जो हैं वो आकर पीपल्स पार्टी के जो अमायदीन हैं उनकी सिक्योरिटी के लिए सिंध हाउस में होती है, बलूचिस्तान पुलिस वहाँ होती है, खैबर पख्तूनख्वा पुलिस अपनी अमलदारी बाहर उनको भेजा जा सकता है और जाते हैं। तो ये कोई गैर कानूनी बात नहीं है। अच्छा, महमूद खान साहब ने सर समरी पे साइन कर दिया, या वो साइन सिर्फ चले? अब आ जाते पॉलिटिकल मामलात पे, वो क्या महमूद खान साहब ने भी साइन कर दी है समरी डिसोल्यूशन ऑफ असेंबली की, या अभी सिर्फ परवेज इलाही साहब ने साइन की है? देखें, जो हमारी तरफ से इस सिलसिले में प्रोसीजरल रिक्वायरमेंट्स हैं वो हमने पूरी की हुई हैं, लेकिन 23 तक यानी जुमे के दिन तक हमारे पास टाइम है, तो 23 तारीख आने दें, उसके बाद इंशाल्लाह हम उस अमल को शुरू कर देंगे और आगे चलेंगे। तो साइन वगैरह का तो कोई इशू नहीं है, वो तो समरी उन्होंने ही करनी है, उन्होंने आगे भेजनी है, तो वो प्रोसीजरल जो हमारी चीजें हैं वो हमने पूरी कर दी है, उसकी कंप्लायंस हो चुकी है। तो आपको ये नजर आ रहा है कि लाहौर की असेंबली भी तहलील हो जाएगी और खैबर पख्तूनख्वा भी? देखिए, लाहौर ने अब इस वक्त की आज की जो डेवलपमेंट्स मैं मॉनिटर कर रहा था मीडिया के जरिए, बाकी तो वहाँ तो अब गवर्नर ने मांग लिया है उनसे, सीएम से एतमाद का वोट। तो अब अगर उसमें कोई कानूनी रुकावट आ जाती है तो फिर यकीनन असेंबली की डिसोल्यूशन रुक जाएगी, और वैसे भी लीगल रिक्वायरमेंट तो है। और अगर कोई मिसहैप हो जाता है, उसमें कोई लीगल कोई इश्यू निकल आता है, तो फिर यकीनन प्रोलॉन्ग होगा। तो अगर वो प्रोलॉन्ग होता है तो फिर हमारा तो मौकिफ ये है, मैं तो अपने जाती मौकिफ की बात करूंगा कि फिर खैबर पख्तूनख्वा असेंबली को भी उस वक्त तक डिसॉल्व नहीं होना चाहिए जब तक पंजाब असेंबली का
उनकी रिजोल्यूशन नहीं हो जाती, क्योंकि अदरवाइज फायदा कोई नहीं है। हम फिर फेडरल तो मुझे तो लग रहा है आप चाह यही रहे हैं, आपकी आवाज में शायबा तो इसी बात का आ रहा है कि आप चाह यही रहे हैं। बहुत शुक्रिया बैरिस्टर सैफ साहब ज्वाइन करने के लिए। उस्मा बुखारी साहब हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज से। ओके, आपकी बैरिस्टर साहब, अज़मा जरा फरमा दीजिएगा कि गवर्नर साहब ने तमाम जो है ABC बात की थी कि सारे ही हमने ऑप्शंस का इस्तेमाल करना है, और वो ABC तमाम ही ऑप्शंस का इस्तेमाल भी हो रहा है। मुझे तो कोई कासिम सूरी साहब जैसी कोई कार्रवाई भी यहाँ पे लग रही है। अब वो एक आर्टिकल 130 सेक्शन 7 के तहत आप एक सेशन नहीं बुला सकते, गवर्नर का इस्तेहकाक नहीं है। अब ये तमाम तरह जो लीगल मामलात हैं, आपको क्या लगता है इन पे क्या वर्किंग होगी? क्योंकि आज तो काफी आईनी और गैर आईनी पर बात भी हुई है और ये कहा जा रहा है कि ये हो ही नहीं सकता, गवर्नर साहब एक ऑलरेडी समन्ड सेशन को दोबारा समन नहीं कर सकते। बहुत शुक्रिया सना। दो बातें हैं। पहली बात तो ये है कि ये पिछले 4 महीने से जब से ये चीफ मिनिस्टर बने हैं, ये इजलास चलाए चले जा रहे हैं और मुसलसल इजलास चले जा रहा है इसी खौफ के तहत कि इनके खिलाफ अदम एतमाद ना आ जाए। और अगर यही तरीकाकार है कि इजलास जो है वो चलता रहेगा तो अदम एतमाद की शिक तो फिर निकाल देनी चाहिए कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर से। फिर आइन जो है उसके अंदर ये शिक रखी क्यों गई? बिकॉज इजलास खत्म नहीं करेंगे तो वो जाहिर है इजलास जो है वो उसके अंदर अदम एतमाद ये आने नहीं देंगे। अच्छा, इसमें दूसरी बात यह है कि जिसको मंजूर भट्टू वाले केस को जिसको उन्होंने रेफर किया है उसमें हालात और वाकयात कुछ और थे, ये टोटली डिफरेंट है। इसके अंदर असेंबली इजलास ऑलरेडी चल रहा है और हमारी असेंबली का जो रूल्स ऑफ प्रोसीजर है उसकी जो कायदा नंबर 22 शिक 7 है वो बड़ा क्लियरली कहती है कि स्पीकर जब एतमाद के वोट के लिए कहेगा तो वो साथ में डेट और टाइम भी बताएगा कि किस डेट और टाइम के ऊपर जो है ये इजलास होगा, और वो उन्होंने बताया है। और उसके आगे ही लिखा है कि अगर जो है वो किसी भी वजह से अगर चीफ मिनिस्टर साहब जो है वो वोट नहीं लेते तो समझा जाएगा कि उनके पास अथॉरिटी और एक्सरियत नहीं है एंड ही सीज टू बी द चीफ मिनिस्टर। सो कल ये ही सीज टू बी द चीफ मिनिस्टर हो जाएंगे। सिंपल सी बात है। नहीं, लेकिन ये कैसे हो जाएंगे जब ये आइन आपको इजाजत ही नहीं दे रहा? क्योंकि कहा है रूल्स और प्रोसीजर जो है 22 अगर हम उसको देखें तो उसमें भी बात यहाँ पे जो बिफोर 18th अमेंडमेंट पास हुई थी उसमें तो आपके पास ये राह थी, आप इख्तियार कर सकते थे, लेकिन अब ये मुमकिन नहीं है। नहीं, ऐसे नहीं है। देखिए, इनकी अपनी इंटरप्रिटेशंस तो चलेंगी नहीं ना। जब मैंने जैसे गुजारिश की कि अगर इनके केस को मान लिया जाए तो फिर मुझे बता देना फिर जो है एतमाद के वोट की जरूरत क्या है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, जो अगर ये शिक दी गई है तो वो कैसे अप्लाई होगी, फिर वो बता दीजिए। अगर ये इस बात के ऊपर मुसर है कि ये ऐसे हो सकता है तो फिर मुझे बता दीजिए कि गवर्नर एतमाद के वोट के लिए कब कहेगा। आप तो फिर देखे ना 4-4, 5-5 साल असेंबली चलती रहने दें, अदम एतमाद आ ही नहीं सकती ना। जो है वो गवर्नर जो है वो एतमाद के वोट के लिए कह सकता है। ऐसे नहीं होता, मॉकरी ऑफ लॉ नहीं चलेगा और वो आप ये नहीं कर सकते। प्रॉब्लम ये है कि ये आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा, कासिम सूरी पार्ट 2 चल रहा है और अब नया रोल जो है वो उसमें अब सुल्तान खान साहब का है। वो स्पीकर पंजाब असेंबली जो है वो पहले ही फेक स्पीकर है, गैर कानूनी स्पीकर है। पहले अपना आप तो देख लें। ये सीक्रेसी ऑफ बैलेट को जो है वो तहस नहस करके आए हुए हैं। इनका इलेक्शन जो है वो सीक्रेट बैलेट पे होना था। इन्होंने इनके इलेक्शन के अंदर बैलेट पेपर के ऊपर नंबर छापे गए। हम वो आज भी हाई कोर्ट के अंदर पेंडिंग पड़ा है वो मामला, उसको हाई कोर्ट सुनने के लिए तैयार नहीं है। तो जो खुद स्पीकर इलीगल है वो गवर्नर साहब के बुलाए हुए इकदाम को चैलेंज कैसे कर सकता है? सो ये इनके कहने से नहीं होगा और स्पीकर साहब के पास कोई ऑप्शन नहीं है कि किसी भी बहाने की वजह से अगर चीफ मिनिस्टर जो है वो वोट नहीं लेता तो वो चीफ मिनिस्टर नहीं रहेगा। और फिर बात यह है कि बहाना किस चीज का है? इनके ख्याल में इनके पास 190 मेंबर है ना, बट स्पीकर इज द कस्टोडियन ऑफ द हाउस ना। अज़मा, बात तो सिंपल है, स्पीकर इज द कस्टोडियन ऑफ द हाउस, वो अपना इस्तेहकाक इस्तेमाल करेगा बिकॉज स्पीकर इज द कस्टोडियन ऑफ द हाउस। ये तो इससे तो कोई एतराज नहीं हो सकता ना। नहीं, लेकिन स्पीकर वो लेजिटिमेट स्पीकर भी तो हो ना मेरी बहन। मैं यही तो गुजारिश कर रही हूँ कि वो स्पीकर जिसका इलेक्शन जो है सीक्रेट बैलेट से होना था, वो दादागिरी के साथ वो ओपनली चोरी करके इलेक्शन आया है। कासिम सूरी जो था वो भी इलेक्शन चोरी करके आया था। ये जो इलेक्शन चोर होते हैं ना, इनको किसी सीट पे बिठा दो तो ये शाह से ज्यादा शाह के वफादार बन जाते हैं। और एक स्पीकर जो इलेक्शन चोरी करके आया है वो एक गवर्नर को जो वफाक की अलामत है उसको वो कह रहा है गैर आईनी काम करती है। मतलब कमाल है, जो खुद गैर आईनी स्पीकर है गवर्नर को गैर आईनी कह रहा है। तो इनके कहने से तो होता कुछ नहीं। स्पीकर गवर्नर साहब वही करेंगे जो उन्हें आईने पाकिस्तान कहता है, और आईने पाकिस्तान कहता है कि अगर वो वोट नहीं लेते तो वो चीफ मिनिस्टर नहीं रहेंगे। मैंने सिंपल कहा कि ये 190 मेंबर्स दिखा दें। देखिए, एक तरफ परवेज इलाही साहब सना उसने खुद कहा ना
उन्होंने कहा कि 99% लोग नहीं चाहते कि असेंबली तोड़ी जाए। व्हाट रिमेन्स लेफ्ट, पीछे क्या रह गया? जब 99% लोग असेंबली तोड़ना नहीं चाहते तो सिर्फ एक इमरान खान की वजह से असेंबली तोड़ दी जाए। और फिर यह है कि इसका मतलब यह है कि 99% लोग इनके साथ नहीं है। फिर इसका मतलब ये ना चीफ मिनिस्टर कह रहा है, मैं नहीं कह रही, मेरी बात को छोड़े आप, मैं क्या कह रही हूँ। इनका चीफ मिनिस्टर ये कह रहा है, इनका चीफ मिनिस्टर ये कह रहा है कि बहुत सारी बातों पे आप ना जाए ना आजमा, बहुत चीफ मिनिस्टर साहब के पास रिकॉर्ड पे देखे ना, बहुत सारी चीजों पे ना जाए ना, वो जो कह रहे हैं वो कहाँ सच भी निकला है, कहाँ नहीं निकला। जाना पड़ेगा ना। नहीं देखो, असेंबली की सूरत हाल, वो चीफ मिनिस्टर है, असेंबली से वो पावर हासिल करता है, तो असेंबली की पावर की तो बात वो करेगा ना। अगर उसके पास असेंबली की पावर ना हो तो चीफ मिनिस्टर नहीं रह सकता। और अगर कोई असेंबली के बारे में कोई बात बता रहा है, अगर वो अपनी स्ट्रेंथ के बारे में बात बता रहा है, तो उसको सीरियस लेना पड़ेगा ना। किसी और की बात को किसको लेंगे फिर सीरियस, आप बताइए। अच्छा, आपके चले 4 बज गए कल और आपने ये अचीव कर लिया, ठीक है, ही विल सीज टू बी सीएम। चले सपोजिंग हम हाइपोथेटिकली डिसाइड कर लेते हैं, अब जो नाम सामने आ रहे हैं हसन मुर्तजा साहब, और क्या नाम है आपके चीफ मिनिस्टर के लिए सर मैम? नहीं, अभी सना इट्स प्रीमेच्योर। और अभी चूंकि ये कल जो है उनके पास टाइम है रात 12 बजे तक, और अगर उन्होंने जो है वो नहीं लिया एतमाद का वोट, तो उसके बाद फिर जाहिर है नए सीएम का इलेक्शन होगा। और नए सीएम के इलेक्शन के लिए पीडीएम की आदत जो है वो नया नाम जो है वो डिसाइड करके अनाउंस करेगी। तो मेरा ख्याल है कि ये हमें तब तक पेंड कर देना चाहिए। ये लीडरशिप जो है वो डिसाइड करके बताएगी कि हमारा चीफ मिनिस्टर का कैंडिडेट कौन होगा। अच्छा ठीक है, आजमा लास्टली बता दीजिएगा, क्योंकि एक बहुत ही तासुर जो बन रहा है वो यही बन रहा है कि परवेज इलाही साहब जिस तरह से जनरल रिटायर्ड बाजवा को डिफेंड कर रहे हैं और जिस तरह से गुफ्तगू कर रहे हैं पीटीआई से कि अपनी औकात में, मैंने तो ऐसे नहीं देखा कि इतना पेशेंटली इमरान खान साहब कहें कोई बात नहीं, ही हैज अ राइट टू हिज ओपिनियन, आई हैव अ राइट टू माय ओपिनियन। तो ये कोई नूरा कुश्ती उनके लेवल पे चल रही है या ये आपके साथ कुछ खेल हो रहा है, क्या हो रही है? नहीं, मुझे लगता है कि बार्गेन पोजीशन बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं परवेज इलाही साहब अपने लिए, और वो चारों तरफ खेल रहे हैं, मारे जाएंगे। जो बंदा चारों तरफ खेलता है वो मारा जाता है। और अगर पंजाब असेंबली टूट गई जुम्मे वाले दिन, तो अगर हफ्ते को इन बाप बेटे को जमान पार्क के गेट के ऊपर एंट्री मिल गई तो मुझसे जरूर बात कीजिएगा। ये सारा जो वेनम जो है पूरा वेनम इस वक्त इमरान खान पी रहा है, और पी के एकदम उलट के उल्टी करेगा, फिर आप देखिएगा क्या होता। कहाँ रह गई इनकी, कहाँ रह गई जुम्मे को बात होती है। देखो एक और इम्पोर्टेंट बात है आजमा, आपको लगता है आखिर में ये बता दें आपको, हाँ मैं आखिरी बात कर दूं, ये जो सीट एडजस्टमेंट हो रही है ये परवेज इलाही और उनकी फैमिली के साथ हो रही है, मुस्लिम लीग काफ के साथ नहीं हो रही। मुस्लिम लीग काफ जो है वो चौधरी शुजात साहब के पास है। सो इनके पास कोई अथॉरिटी नहीं है मुस्लिम लीग काफ की सीट एडजस्टमेंट करने का। ये इस वक्त भी देखे ना, जो कमेटी बनी है परवेज इलाही और उनके बेटे, तो ये परवेज इलाही और उनके खानदान के साथ सीट एडजस्टमेंट होगी। मुस्लिम लीग काफ एज अ पार्टी जो है वो पीडीएम के साथ खड़ी है। ओके अजमा, लास्टली सिर्फ बता दीजिएगा वेरी क्विकली, क्योंकि ये प्रोलॉन्ग करना है ये मामले को, जाहिर है, क्योंकि अब अगर सेशन में चले जाते हैं, कासिम सूरी टाइप कोई फॉर्मूला अपनाया जाता है, फिर ये कोर्ट में चला जाता है मामला, ये तो एक लीगल इशू बन जाएगा। तो जाहिर है मुल्क की इस वक्त जो इस्तेहकाम है उसी को मुतासिर करना चाहते हैं ना इमरान खान साहब, तो आप लोग उनको ये और रूम नहीं दे रहे और तरीका उनके लिए आसान नहीं कर रहे? नहीं, कतई नहीं, हम उनको पागलपन करने से रोक रहे हैं, और पागलपंती की इजाजत नहीं होनी चाहिए। देखिए ना, इमरान खान के जो है वो दिमाग में कुछ भी समाएगा और पूरा पाकिस्तान वो करेगा, ऐसा नहीं होता ना, ऐसा नहीं होगा। वह इसका टेन्योर है असेंबलीज का, वो उनको पूरा करना चाहिए। पाकिस्तान के हालात नए इलेक्शन की तरफ नहीं जा सकते, और अभी मर्दमशुमारी के बगैर इलेक्शन नहीं हो सकते। सो मर्दमशुमारी का प्रोसेस जारी है। सो ये इमरान खान साहब जो है उनकी ख्वाहिश के लिए पंजाब असेंबली जो है वक्त से पहले तोड़ दी जाए, सॉरी, ये नहीं होगा। ओके अजमा, बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला हमारे लिए। वक्त ले रहे हैं, अब ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो हम लीगल पॉइंट ऑफ व्यू भी जानने की कोशिश करेंगे, और काफ लीग का मौकफ भी, काफ लीग परवेज इलाही साहब की काफ लीग, उसका मौकफ इस ब्रेक के बाद। जी एंड वेलकम बैक। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है रशीद रिजवी साहब, लीगल एक्सपर्ट हैं, किसी भी तारुफ के मोहताज नहीं है, एनसाइक्लोपीडिया ऑफ ऑल थिंग्स लीगल। बहुत शुक्रिया सर, आपने वक्त निकाला हमारे लिए। रिजवी साहब, ये मामला अब आ गया पंजाब असेंबली की तहलील होने का, जिसके लिए जुम्मे का दिन मुकर्रर किया था इमरान खान साहब ने। उसके बाद हम देख रहे हैं एक के बाद एक
जो है वो धचका ही लगे जा रहा है। अब तहरीक अदम एतमाद एक अलग चीज़ है, तहरीक एतमाद का वोट लेना एक अलग चीज़ है। गवर्नर साहब एक ऑलरेडी सेशन जो चल रहा हो उसमें एक और सेशन को समन नहीं कर सकते। आर्टिकल 130 सेक्शन 7 के तहत ये नहीं हो सकता, गवर्नर के पास ये अथॉरिटी नहीं है। फिर हम रूल्स ऑफ प्रोसीजर की बात करें अगर तो 22 जो है उसमें भी 18th अमेंडमेंट के पहले शायद ये मुमकिन हो सकता था, अब ये भी मुमकिन नहीं है। तो आपको क्या लगता है सर, ये कल 4 बजे तक ये नहीं रहेंगे सीएम? ये जो आज राना सनाउल्लाह साहब कह रहे हैं कि अगर तो 4 बजे कल वोट नहीं लिया गया गवर्नर साहब की जो लेटर आया है उसके हिसाब से, तो फिर देन ही विल सीज टू बी सीएम ऑफ पंजाब। सर तो फिर ये कैसे होगा, ये लीगली कैसे मतलब पॉसिबल है? देखें, कॉन्स्टिट्यूशन इस पे खामोश है। बगैर वोटिंग के आप किसी को डिस्क्वालीफाई नहीं कर सकते, डिसएनफ्रेंचाइज नहीं कर सकते हैं, ये बात तो है। पहली बात तो ये है कि स्पीकर ने इजलास मुलतवी कर दिया है और जुमे को बुला लिया है सुबह असेंबली का। इजलास अगर कल गवर्नर ने उसको समन किया है तो कॉन्स्टिट्यूशनली तो अख्तियार गवर्नर का है, उसने किया है। उसको स्पीकर उसके गवर्नर के ऑर्डर पे अपीलेट अथॉरिटी बन के नहीं बैठ सकता है। एक तो ये देखना होगा कि जो अब उन्होंने असेंबली का इजलास प्रोरोग किया है, एडजर्न कर दिया है, वो मैं समझता हूँ कि वो बियॉन्ड द पावर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है, वो रूल्स पे वो बेस कर रहे हैं। तो अब उसकी एब्सेंस में मैं नहीं समझता राना सनाउल्लाह कैसे कह रहे हैं कि वो नहीं रहेंगे। विदाउट वोटिंग, विदाउट बैलेटिंग ये तो मुमकिन नहीं है कि वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के लिए आप बुलाएं और वो नहीं आता है तो आप उसको वो कर देते हैं। इस पे कॉन्स्टिट्यूशन भी सना साइलेंट है। ठीक है सर, तो फिर वही कासिम सूरी पार्ट 2 लग रहा है कि जो है स्पीकर कंस्टोडियन ऑफ द हाउस वो करेगा, फिर कहेंगे जी अब ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल हो गए हैं, अब ये सीएम नहीं रहे, फिर वो कहेंगे नहीं जी यही सीएम है, फिर ये मामला प्रोलॉन्ग होगा, फिर ये मामला अदालत में जाएगा। बिकॉज मामला तो शायद यही है कि चीजों को अनस्टेबल ही रखना है, इस मुल्क में इंस्टेबिलिटी ही पैदा करनी है, ना कि कोई और चीज। इस तरह से कोई नियत नहीं है तहलील करने की। आपकी क्या सर इसमें सोच है? कासिम सूरी वाला आपको नजर आ रहा है इसमें मामला? देखिए, इसे जाएगा तो जरूर सुप्रीम कोर्ट के लेवल तक, और इसमें किसकी क्या नीयत है ये तो खुदा बेहतर जानता है। लेकिन मुझे लग रहा है ये बैटल जाएगी मार्च तक, और फिर मार्च के बाद इलेक्शन, वो इलेक्शन कमीशन कहेगा कि अब नेशनल इलेक्शन की तैयारियां करो। अब 3 महीने या 2 महीने के लिए तो नई पार्लियामेंट इलेक्ट नहीं करेंगे ना, अरबों रुपए खर्च करके। ना ही सुप्रीम कोर्ट इजाज़त देगी कि 2 महीने 3 महीने की असेंबलीज के लिए और नेशनल असेंबली के लिए आप अरबों रुपए खर्च करें। तो लगता यही है कि ये होगा कुछ नहीं। अब दिसंबर भी एंड हो रहा है और जाके ये मार्च में कोई फैसला होगा सुप्रीम कोर्ट से, उसके बाद फिर कोई गुंजाइश रहेगी नहीं डिसॉल्यूशन की या वोट ऑफ कॉन्फिडेंस की। और वो फिर जाएगा कि जी अब ये जितना भी पीरियड निकाले, अगस्त में जुलाई में नए इलेक्शन होंगे। अच्छा सर, एक और मामला भी है कि परवेज इलाही साहब सपोजिंग अगर नहीं तहलील करना चाहते, हालांकि उन्होंने जो है उसको समरी को तो साइन कर दिया डिसोल्यूशन ऑफ असेंबली की, तो क्या वो कर सकते हैं ऐसा कि वो इवेंचुअली कहें कि मैं नहीं कर रहा असेंबली तहलील? मतलब क्या इसमें कोई लीगल है कोई दायरा कार उनके पास? मेरी एक पर्सनल व्यू है इस पे कि आर्टिकल 112 पूरा इख्तियार देता है चीफ मिनिस्टर को, लेकिन इसको इस प्रोविजन को रीड डाउन करना पड़ेगा और ये करना पड़ेगा कि जी कोई जस्टिफिकेशन हो। एक आदमी के ईगो या एक आदमी की ख्वाहिश के ऊपर आप मुल्क की नेशनल एक्सचेकर के अरबों रुपए नहीं खर्च कर सकते। एक आदमी चाहता है कि जी ये डिसॉल्व हो जाए विदाउट असाइनिंग एनी रीजन। ये मुझे समझ में नहीं आती बात है कि कॉन्स्टिट्यूशन में इतना बड़ा लैक्यूना है कि उन्होंने बगैर कोई रीजनेबल एक्सक्यूज, कोई रीजनेबल ग्राउंड तो उन्हें देना चाहिए था
कि चीफ मिनिस्टर अगर महसूस करते हैं कि देर आर सफिशिएंट रीजन टू सीक डिसोल्यूशन ऑफ द असेंबली, तो बात समझ में आती है। ये बिल्कुल इसमें जरूर सुप्रीम कोर्ट को या हाई कोर्ट को एक्शन लेना पड़ेगा कि कोई तो रीजन हो। एक आदमी तो ऐसा खेलता रहेगा, हर 3 महीने बाद डिसॉल्व कर देगा पार्लियामेंट, हर 3 महीने बाद असेंबली डिसॉल्व कर देगा प्रोविंशियल। देयर मस्ट बी सम साउंड रीजन एंड ग्राउंड फॉर डिसोल्यूशन। ओके अच्छा, आखिर में सर रिजवी साहब एक और जो लकूना नजर आता है वो ये है कि आपको याद होगा जो केस सुप्रीम कोर्ट में चला था जिसके बाद परवेज इलाही साहब को सीएम तैनात किया था, इमरान खान साहब ने, हमजा शहबाज डिस्क्वालीफाई हुए थे, अभी उसकी भी रिव्यू पिटिशन की सुनवाई होनी है कि अभी आया कि ये है भी मतलब इज ही अ वैलिड सीएम, इज ही अ लीगल सीएम, इस पे भी मामला क्या कुछ हो सकता है कि नहीं? बिल्कुल इस पे भी बात हो सकती है, ये चीज भी उठेगी और लोगों ने इस पर बहुत बातें की हैं कि इसमें मिनॉरिटी व्यू ज़्यादा रीजनेबल लोगों को नज़र आया 2 जजेस का जो था, इसलिए कि ऑफेंस के कंप्लीट होने से पहले सज़ा दे दी गई है। ऑफेंस तो उस वक्त कंप्लीट होता है कि जब वो पार्टी के मैंडेट से डिफर करके वोट डालता, उसने वोट डाला नहीं है, किस प्रिजम्पशन पे उसको डिस्क्वालीफाई कर दिया गया है। ये चीजें तो सेटल होनी चाहिए ना। पेनल्टी उस वक्त लगेगी जब ऑफेंस कंप्लीट होगा, कंक्लूड होगा। इसमें हुआ नहीं है था, यानी कि इनके पास है तो वोट डालता तो ठीक है जी। ठीक है, बहुत शुक्रिया रिजवी साहब, आपने ज्वाइन किया। समीना खावर है साथ मौजूद हैं जी काफ लीग से, बहुत बहुत शुक्रिया समीना, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। फरमा दीजिएगा कि अब तो अदम एतमाद लेना है, एतमाद है बहाल करना है, किसका एतमाद मुतासर हुआ है, क्या होने जा रहा है? बहुत शुक्रिया सना, आपने अपने प्रोग्राम में बुलाया और मैं हमेशा आपके प्रोग्राम में आना पसंद करती हूँ। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। बहुत शुक्रिया। और दूसरा सना, ये डेमोक्रेटिक चलती हैं, जमहूरियत का हिस्सा है, अदम एतमाद आ जाती है और कभी हम तहलील करने का कह दें या कोई भी ऐसी चीज़ हो जाए। ऑब्वियस तो है नहीं कि यहाँ पे हम आईने पाकिस्तान के तहत ही चल रहे हैं, आइन में ही ये सारी चीज़ें मौजूद हैं। असेंबली तहलील करने का चौधरी साहब ने 224 आर्टिकल है, उसका सब क्लॉज 2 है, जिसके अकॉर्डिंगली थी अगर आप असेंबली तहलील करते हैं उसके 3 माह में आपने इलेक्शन कराना है, जिसका कि खान साहब बार बार जिक्र करते हैं। और अभी यहाँ पे बहुत सीनियर थे जिनसे आप पूछ रही थी, मैं तो उनके मुकाबले में कुछ नहीं हूँ, लेकिन उनको नोटिस में मैं डालना चाहती थी कि हम रिजवी साहब के कि हम एलाय पार्टनर थे, दोनों हैं बल्कि अभी भी, तो अलायंस में हमेशा गिव एंड टेक होता है। तो हमने पहले ही उनके साथ जब एलाय बन रहे थे चौधरी साहब, तो उन्होंने कहा था कि जी मैंने सीएमशिप जब आपने मांगनी है वापस तहलील करने का कहना है तो मैं वो वादा पूरा करूंगा, जो कि उन्होंने 15-20 दिन पहले ही वो वादा पूरा कर दिया, क्योंकि ये आईनी बात है, कोई आइन से हटके नहीं है, ये भी आइन का एक हिस्सा है। ये 224 सब क्लॉज 2 का मैंने आपको रेफरेंस दिया है। और जहां तक राणा सनाउल्लाह साहब सुबह से भड़के मार रहे हैं कि जी अगर कल थर्सडे है और कल 4 बजे तक अगर ना असेंबली इजलास हुआ और परवेज इलाही ने अपना एतमाद का वोट ना लिया तो हम ये कर देंगे, हम सीज्ड कर देंगे, ऐसी बढ़के कोई काम नहीं आने वाली, ऐसा कुछ नहीं होगा। कल असेंबली का इजलास मुलतवी हुआ है। अब मैं आपको डिफरेंस बता दूं प्रोरोग और मुलतवी एडजर्न होने का, जो मैं अपनी आवाम को बताना चाहती हूँ कि असेंबली का इजलास स्पीकर सवाबदीद होता है उसके, और वो प्रोवोग नहीं कर रहे, वो 42 जिसको 42वां इजलास कहते हैं, 42वां इजलास अभी चल रहा है जो कि मुलतवी हो रहा है, और वो मुलतवी बार बार कर रहे हैं स्पीकर साहब क्योंकि उनकी सवाबदीद, और ये भी आईनी है, ये रूल्स ऑफ प्रोसीजर की किताब है जिसमें साफ लिखा हुआ है कि स्पीकर साहब ऐसा कर सकते हैं, कोई गैर आईनी गैर कानूनी काम नहीं कर रहे। हाँ, अलबत्ता गवर्नर साहब ने जो एक खत लिख दिया है वो बिल्कुल गैर कानूनी लिखा है, क्योंकि इजलास मुलतवी हुआ था, प्रोवोग नहीं हुआ था, और उन्होंने खत लिख दिया कि जी परवेज इलाही साहब एतमाद का वोट लें, वो ले ही नहीं सकते। और अगर लेना भी पड़ा इन फ्यूचर सना, तो मैं आपको श्योरली कहती हूं हमारे मेंबर्स पूरे हैं, लेकिन जो कल नून लीग ने
जल्दी जल्दी रातों रात, उनको पता नहीं क्या इनसिक्योरिटी थी। हालांकि उन्होंने भी आईनी कदम उठाया है। जब चौधरी साहब ने खान साहब को कहा था कि आप मैं तहलील आप करने का ऑर्डर देंगे, तो एक्शन के बाद रिएक्शन जरूर आएगा। जो नून लीग की तरफ से आया, पीडीएम की तरफ से आया, और उन्होंने असेंबली में अदम एतमाद की तहरीक मूव कर दी है, वो भी आईनी हुई है। देखें, अदम एतमाद या तो स्पीकर साहब उसको 3 दिन में टेकअप कर सकते हैं एजेंडा मिलाने के लिए, या 7 डेज में टेकअप कर सकते हैं, तो वो टेकअप कर लेंगे। वो उसको टेकअप करके फ्राइडे को अब चला गया चौधरी शुजात, चौधरी साले, कोई गुफ्तगू, कोई जरदारी साहब से मुलाकात, कोई रंग नहीं ला रही समीना? अल्लाह करे सना आपकी जुबान मुबारक करे। मैं तो चाहती हूँ दोनों भाइयों में जो सियासी इख्तलाफ है वो दूर हो जाए, और इंशाल्लाह मेरी ख्वाहिश और दुआ है कि फ्यूचर में जरूर ठीक हो जाएगा। तो इस सियासी इख्तलाफात आते रहते हैं सना, इस वक्त इख्तलाफ चल रहा है, खत्म नहीं हुआ है। लेकिन चौधरी साहब भाई हैं, दोनों नमाज, जुम्मे की नमाज इन्होंने इकट्ठी पढ़ी है, क्योंकि उसके बाद मेरी मीटिंग थी, मैंने खुद देखा दोनों भाई इकट्ठे हैं। कोई ऐसी बात नहीं है कि खून का रिश्ता खत्म हो जाए, लेकिन सियासी इख्तलाफ दोनों भाइयों में है अभी। तो सालिक साहब पीडीएम का हिस्सा है, अच्छा, और वो मिनिस्टर हैं इस वक्त नून लीग में, तो वो उनके साथ हैं। और मोनस इलाही साहब ऑब्वियसली वो सीएम साहब के बेटे। ये बाजवा साहब के ऊपर जो थोड़ी बहुत बहस हो रही है, और इमरान खान साहब भी अंडरस्टैंड कर रहे हैं, फिर सीट एडजस्टमेंट की बात भी हो रही है, तो सब माफ हो जाएगा और फ्राइडे को ये असेंबली तहलील हो जाएगी कि आप कुछ देख रही हैं, कोई एडवेंचर होगा। बाजवा साहब के लिए जो बात हुई थी सना, आपको शुरू से पता है, मुशर्रफ दौर से भी आपको सब पता है, चट्टा पट्टा हमारा भी पता है, बाकी जमातों का भी पता है। मुशर्रफ साहब 2007 के पैस्ट में मैं आपको ले जाऊं, 7 के बाद 8 में जब हुए हैं, थोड़ी चपकुलिस चल गई थी उनकी तरफ से चली थी, चौधरी साहब की तरफ से नहीं चली थी। चौधरी साहब ने कभी मीडिया पे जाके उनके खिलाफ कोई बात नहीं की। जो सियासतदान होता है समझदार, ग्रेस रूट लेवल से आया हुआ, जैसे चौधरी परवेज लाई हैं, वो एक मंजे हुए सियासतदान हैं, वो ग्रेस रूट लेवल से आए हैं, वो काउंसलर लेवल से डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर तक पहुंचे हैं। उन्होंने कभी अपनी जबान से ऐसे अल्फाज नहीं इस्तेमाल किए जो कि खान साहब ने चौधरी साहब को साथ बिठाकर बाजवा साहब के लिए किए थे, जिस पर के चौधरी साहब ने बिल्कुल अल्लानिया, बल्कि इंटरव्यू में कह दिया कि मुझे अच्छा नहीं लगा खान साहब, बेशक मेरे अलाई पार्टनर हैं, लेकिन जो मोहसिन होते हैं, जिनका आपके ऊपर जिनका एहसान होता है, उसको नहीं भूलना चाहिए। बाजवा साहब का एहसान क्या था? जब हमारे मुल्क में इकोनॉमी क्राइसिस आया हुआ था, देखें वो क्राउन प्रिंस से मिले हैं, वो कतर के प्रिंस से मिले हैं, वो आईएमएफ से निगोशिएशन कर रहे थे, जबकि लोग सियासतदानों को फंडिंग करने से घबरा रहे थे, ग्लोबलाइजेशन बाकी मुल्क, तो वहां पे बाजवा साहब ने हमारी हेल्प की हुई है। उसके बाद फैज हमीद साहब ने मोनस इलाही साहब पे गलत पर्चे कटवाने का कह दिया था, नैब को कह रहे थे, तब बाजवा साहब ने उनको मना किया था कि आप इंटरमीन मत कीजिए, ये सियासी मामलात हैं और वो उनके मामलात हैं, आप झूठ पे मबनी केसेस कोई बनाने का किसी को जवाज नहीं है। ये एहसानात थे बाजवा साहब के चौधरी साहब पर कि उनको अच्छा नहीं लगा कि उनको इस तरह बुरा भला कोई कहे उनके साथ बैठ के। बाकी ये ऐसा रात का बदला, अगर फिर आप सीट एडजस्टमेंट ऐसे लोगों के साथ कर रही हैं, आप समीना फिर सीट एडजस्टमेंट ऐसे लोगों के साथ कर रही हैं जो एहसान फरामोश भी है, मोहसिन कश भी है, और उनको उन्होंने उठा दिया है, उनका कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है, फिर उनकी क्या सियासत हुई? देखिए 4 साल पुराना अगर आप रिकॉर्ड निकालें ना सना, तो आप देख सकती हैं खान साहब बाजवा साहब की तारीफें करते थे। बाजवा साहब आप एंड वेलकम बैक। इस मुल्क में तजुर्बे ही हो रहे हैं, और जो चीज़ आईनी है उसको इस्तेमाल करने की कोशिश की जाती है अपनी अपनी दस्तरस के मुताबिक, अपनी अपनी ज़रूरत के मुताबिक। कहीं कहीं आइन खामोश है, जहां मेरा ख्याल है कि क्लैरिटी की ज़रूरत है। लेकिन अगर हम सुप्रीम कोर्ट जाते हैं तो फिर ये बात होती है कि जुडिशल ओवर रीचिंग हो रही है। अगर तमाम मामला जाके सुप्रीम कोर्ट में ही वाजे होने हैं, तो फिर आइन में जो चीज़ें गैर वाजे हैं उनको किसने एड्रेस करना है? वो तो एक सिटिंग पार्लियामेंट ही कर सकती है, और वो जब बैठेगी तो ही करेगी। यहाँ तो सिर्फ मामलात ऐसे हैं कि यहाँ भागिए और वहाँ भागिए, कुर्सी बचाइए, इसके पीछे जाइए तो उसके पीछे जाइए। इस मुल्क में यही चलता रहेगा। एक आम आदमी की ज़िंदगी अजीरन होकर रह गई है, लेकिन यहाँ किसी को फिक्र नहीं है। इसलिए चलें, आइन खामोश है, अब हम भी खामोश होते हैं। आपसे मुलाकात होगी कल।